Hi, parents. Hi, the family members of neurodiverse people and the caregivers. I thought I'll just have a talk, a heart-to-heart talk with you. आपसे कुछ दिल की बातें जो कहनी है सुननी है। अगर आपके घर में न्यूरो डाइवर्स यानी कि स्पेशल नीड्स बच्चा है तो आपको उसके बारे में कहना, बात करना, स्वीकारना आना चाहिए। तो पहला रिएक्शन जब एक पेरेंट को पता चलता है कि उसकी आँखों का नूर, दिल का सुरूर, दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा या टुकड़ी तो अगर उसको कोई डायग्नोसिस होती है तो दिल टूट जाता है। मैं खुद ये झेल चुकी हूँ। मेरा बेटा सिर्फ 2.5 साल का था जब उसकी डायग्नोसिस हो गई थी। फॉर्मली डायग्नोसिस 5 साल के बाद होती है ऑटिज़म की, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बोल नहीं रहा था, वो अपनी दुनिया में खोया रहता था और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से डॉक्टर को लगा कि वो ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम पे है। 5 साल बाद जब उसकी फॉर्मल डायग्नोसिस हुई तो वो मॉडरेट ऑटिज़म पे था। ऑटिज़म मेरे लिए नया नहीं था क्योंकि मेरे एक भतीजे को भी ऑटिज़म है और वो तो टोटली नॉन वर्बल है, वो बोल नहीं पाता है, बहुत थोड़ा बोलता है और वो कबीर से, मेरे बेटे से काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन अपने बहुत सारे काम कर लेता है और एक बहुत अच्छा पेंटर है। तो जिस समय इसकी डायग्नोसिस हुई उस समय पहले तो मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया। मैं मानने को तैयार ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस रिएक्शन से किसी और का नुकसान नहीं, हमारे बच्चों का नुकसान है। आवर चिल्ड्रन विल गेट अफेक्टेड इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट द डायग्नोसिस। एक्सेप्ट करना या मान लेना या स्वीकार कर लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मान लिया कि आपका बेटा हमेशा ही वैसा रहेगा या बेटी हमेशा ही वैसी रहेगी। ये पहला कदम है पहचानने का। उसके बाद फिर एक पूरी लिस्ट होती है स्टेप्स की। आपको डॉक्टर से, स्पेशली डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से आपका कंसल्टेशन होना चाहिए। उसके बाद वो खुद आपको वेरियस थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, जैसे कबीर की स्पीच थेरेपी होती थी, प्ले थेरेपी होती थी, सेंसरी थेरेपी होती थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी और साथ में एक बहुत ही काबिल स्पेशल एजुकेटर के पास भी हो जाता था। वो 2.5 का था जब उसकी डायग्नोसिस हुई, फिर वो 4 का होते होते कुछ बोलने लगा और हम जब यहाँ आए लखनऊ वापस तो जो है वो क्लास 1 क्लियर कर चुका था। थोड़ी सी स्पीच में क्लैरिटी नहीं थी और उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादातर सेंसरी थी, मतलब कि सेंसेशन से रिलेटेड थी। बहुत ठंडी हवा, बहुत गर्म हवा, कुछ सर्टेन साउंड्स, कुछ सर्टेन टच, वो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते थे और उससे वो बहुत एग्रेसिव हो जाता था। तो हमें वो तरीके ढूंढने पड़े जिससे कि ये सब स्टिमुलेशन जो है उसको ना पहुँचें, या पहुँचें भी तो उसको अपने आप को संभालना आ जाए। तो ये था पहला स्टेप। आज मैं सिर्फ पहले स्टेप की बात कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके माइलस्टोन्स, एक लिस्ट रखिए माइलस्टोन्स की कि कितने महीने में, कितनी उम्र में क्या माइलस्टोन्स बच्चे को अचीव कर लेने चाहिए। और स्पेशली लड़कियों के माता पिता जो हैं वो ज़रूर ध्यान रखिए, लड़कियां बहुत कम डायग्नोज होती हैं, लड़के जल्दी आसानी से डायग्नोज हो जाते हैं। तो आप लोग, मैं ये नहीं कह रही कि आप ये मान के चलो कि आपके बच्चे को कुछ होगा, लेकिन जागरूक रहने में या वेल इन्फॉर्म्ड रहने में, अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। तो आज इस पहले परिचय के साथ मैं विदा लेती हूँ और बहुत जल्दी हम और बात करेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं, आप प्लीज़ मेरा इंस्टा ग्रुप ज्वाइन करिए और आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और मैं आपको ऐड कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ बात करिए, बात करना बहुत ज़रूरी है। यकीन जानिए, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द मॉम। जो मैंने देखा है, जो फेस किया है, फिर मैंने अपने को जो बदला है, वो सब आपके साथ साझा करूँगी और आपके इस रास्ते पे मैं बनूँगी आपकी हमसफ़र। नमस्कार।